देखो अभी ना इस समय ना टॉपिक जो है ना, ये ये मान के चलना कि मैंने तुम्हें जैसे मैंने बताया ना कि एडवांस के क्वेश्चंस में अच्छे में काउंट होगा और ऐसे ही नीट के अच्छे में काउंट होगा। इसका क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। सही ना। टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। स्टार्टिंग करूंगा मैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है इसका। सही ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है इसका। मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूंगा, फिर धीरे धीरे इसको टफ कर दूंगा। देखो बहुत सिंपल क्या क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोला, मैंने तुम्हें पढ़ाया अभी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन उसके बाद मैंने तुम्हें कराया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। ठीक ना, रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। मैं उसी को बता रहा हूँ तुम्हें अभी। एस्टरिफिकेशन लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। जैसे आर सी ओ आर डैश है, ये एसिड कैटलाइज भी हो सकता है, ये बेस कैटलाइज भी हो सकता है। आर सी ओ आर डैश अगर ये एसिड कैटलाइज है तो आंसर यहां से क्लीवेज हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आर सी ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच, प्लस आर डैश ओ एच, ये आंसर आएगा। ये होता है रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, क्लियर, ये रिवर्सिबल है। और जो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, आर सी ओ आर डैश प्लस एन डाल दो जैसे बेस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। है ना, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या है, आर सी ओ ओ एन ए प्लस आर डैश ओ एच, ये इरिवर्सिबल है। और ये भी दिमाग में रख लेंगे, ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो एसिड कैटलाइज्ड है। कुछ मेंशन नहीं किया तो यही मानना है तुम्हें, प्रैक्टिकली यही ऑब्जर्व किया गया इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये सेकंड ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का। तो आर सी ओ आर डैश प्लस एच टू ओ, एच प्लस के प्रेजेंस में आर सी ओ एच दे रहा है और आर डैश ओ एच दे रखा है। आर सी ओ आर डैश एन ए एच के साथ दे रहा है, आर सी ओ एन ए प्लस आर डैश ओ एच दे रहा है। ये मिल रहा है। अब तुम्हें इसके अंदर बताना है ना, तुम्हें इसके अंदर बताना है कि ये पहला वाला रिवर्सिबल क्यों है, दूसरा इरिवर्सिबल क्यों है। पहला रिवर्सिबल क्यों है, दूसरा इरिवर्सिबल क्यों है? बताएंगे आंसर जल्दी। कोई भी आंसर कर सकता है इसका, बस ध्यान दो कि रिएक्शन में चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है, अपने आप आंसर पता लग जाएगा। बोलो। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार बोर्ड में आया हुआ है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज इरिवर्सिबल बट एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज रिवर्सिबल, ऐसे करके क्वेश्चन आता है इसका। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया तो इरिवर्सिबल है, एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो रिवर्सिबल है। क्या आंसर आएगा इसका? कौन देगा इसका आंसर? वेदांत ट्राई कर सकता है क्या? अर्नव? यस सर। हाँ चेक कर लेना। अब मैंने एक क्वेश्चन कराया यहाँ पे, एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस होगा, यहां से क्लीवेज होता है, यहां से क्लीवेज, H2O का OH यहाँ आता है, H यहाँ आता है। O के साथ तो H ही आएगा और C के साथ OH आएगा। ये मैंने रिएक्शन बता दी तुम्हें, RCOH और R OH। फिर मैंने तुम्हें बोला कि अगर एसिड हाइड्रोलिसिस है, जो फर्स्ट स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है रिएक्शन। लेकिन अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा NaOH के साथ, तो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑर्डर की होती है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सेकंड ऑर्डर की होती है। यानी इसका जो रेट है जनरली क्या होता है, वो एस्टर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, एस्टर पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में NaOH पे भी डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। लेकिन इस केस में सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है, हम H2O को एक्सेस में मानते हैं, H2O को एक्सेस में मानते हैं, इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं रिएक्शन। रेट जो आएगा इसमें K इंटू एस्टर आएगा, पावर 1 आ रही है ना, तो इसलिए ऑर्डर 1 ही होगा। अब कोई भी आंसर दे सकता है इसका कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है वो रिवर्सिबल क्यों है और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इरिवर्सिबल। वेदांत? काजल?
देना किसी को आंसर? सर शायद RCOOH इलेक्ट्रोफिलिक है तो वो ROH से ले लेगा तो रिवर्स में जा सकता है शायद। वेदांत ऐसे सोचना, देख इधर बन रहा है RCOH, सही ना, इधर RCOH बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, एक मिनट, एक मिनट रुकिए बस, इधर RCOH बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है, RCOO नेगेटिव। ऐसे सोचना, ये डिफरेंस आ रहा सर है फ्लूइड के एसिड अंदर। बेस रिएक्शन है। नहीं नहीं नहीं, और कोई बच्चा? बहुत इजी है सोचना इसको। रिवर्सिबल रिएक्शन कब होती है? जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स देते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट भी देते हैं, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल ना हो। और इरिवर्सिबल कब होती है? जब प्रोडक्ट्स क्या हो, बहुत ज्यादा स्टेबल हो, या रिएक्टेंट्स हाईली अनस्टेबल हो। सिंपल सा आंसर है, देखो उधर बोलना किसी को आंसर। देखो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में तुम्हें दिख रहा है क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रही है, RCOO नेगेटिव बन रहा है। और RCO नेगेटिव क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, इस तरीके से। और एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हुई है। किसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन हो गया, तो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, एक जैसे स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो इसलिए एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है रिवर्सिबल, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है रिवर्सिबल। डाउट किसी को? वेदांत क्लियर हुआ क्या? यस सर। इजी पार्ट था सिर्फ ये। अभी सबको समझ आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज इरिवर्सिबल बट एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। इस क्वेश्चन को मत भूलना, ये मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन। सही ना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बता दिया मैंने यहाँ पे। इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसको जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। अब मैं आगे जो मैकेनिज्म दूंगा ना, वो एडवांस लेवल के ही है टॉपिक, या नीट में अच्छे क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए काउंट होगा, नीट में जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनके लिए काउंट होगा। तो नोट करना है इसको। टॉपिक जो है अब है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। डिटेल में कितने मैकेनिज्म डिफाइंड है इसके लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। फिर इसके बाद मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन भी लूंगा, उसको ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर डिटेल में पढ़ना है इस टॉपिक को। एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है, ध्यान देंगे, जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है वो एसिड कैटलाइज भी हो सकता है, वो बेस कैटलाइज भी हो सकता है। पहला पॉइंट, वो एसिड कैटलाइज भी हो सकता है, बेस कैटलाइज भी। हाँ ये तुम्हें पता है कि जो बेस कैटलाइज होगा वो फास्ट होगा, एसिड कैटलाइज होगा वो स्लो होगा। बेस कैटलाइज फास्ट होगा, एसिड कैटलाइज स्लो होगा। और बेस कैटलाइज को हम सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं, ये भी याद रखना। जैसे मैंने न्यूज डाला इसके अंदर, ये रिवर्सिबल है, RCOONA बनता है और RHOH बनता है। सेपोनिफिकेशन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन, क्योंकि ये सोप की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये सोप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कि नहीं? ये बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चरिंग सोप, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को, सेपोनिफिकेशन। ये शायद तुमने लोगों ने 10th वगैरह में पढ़ा भी होगा। सेपोनिफिकेशन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ये रिएक्शन फास्ट होती है। अब ध्यान सुनेंगे, एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है वो एसिड कैटलाइज हो सकता है, बेस कैटलाइज हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी, एसिड कैटलाइज हो सकता है, बेस कैटलाइज, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, एक मैंने बता दिया, एसिड कैटलाइज और एक बेस कैटलाइज। सेकंड पॉसिबिलिटी, रिएक्शन जो है यूनिमोलिकुलर हो सकती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, एक तरह से हम मान सकते हैं इसको, या बायोमोलिकुलर हो सकती है। यूनिमोलिकुलर हो सकती है, बायोमोलिकुलर हो सकती है। थर्ड, थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, क्लीवेज जो है, क्लीवेज जो है या तो एसाइल ऑक्सीजन का क्लीवेज हो सकता है, ये एसाइल ऑक्सीजन, आर डैश है ना, यहां से क्लीवेज हो सकता है, ये है एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज।
एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। इस केस में तब होगा जब ये आर डैश जो है ना, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा है, यानी ये आर डैश जो है प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, ज्यादा स्टेबल ना हो, फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस वगैरह ना हो रही हो। आर डैश जो है, आर डैश प्लस जो है, इट इज नॉट वेरी स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है तो होता है ऐसा। तो एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज होगा। जब क्या होगा, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। और दूसरा एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो सकता है, ये है एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, यहां से क्लीवेज। ये कब होगा, जब ये पार्ट बहुत स्टेबल है, यानी ये है टर्शरी और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तब ये इसे बोलेंगे एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। ऊपर क्या बोलेंगे, एसाइल के साथ है ना, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। ये समझ आ गया क्या बोला मैंने? वेदांत क्लियर हो रहा है ये? यस वेदांत यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा सही है। अच्छा, अब इसमें मैंने तुम्हें बता दिया, इट कैन बी एसिड कैटलाइज, बेस कैटलाइज, इट कैन बी एसिड कैटलाइज, बेस कैटलाइज, कैन बी यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, कैन हैव एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज और एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। अब इनको देखते हुए कितने मैकेनिज्म डिफाइंड हो सकते हैं? कितने? 8 मैकेनिज्म हो सकते हैं कि नहीं इनको देखते हुए? समझ आया कि नहीं? इनको देखते हुए 8 मैकेनिज्म डिफाइंड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना ऐसे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एसिड कैटलाइज है, यूनिमोलिकुलर है, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एक पॉसिबिलिटी। एसिड कैटलाइज है, यूनिमोलिकुलर है, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। तो एसिड कैटलाइज है ना, तो ए लिख दिया अपन। यूनिमोलिकुलर है तो 1 आ जाएगा। एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है ना, तो ए सी लिख दिया। और यूनिमोलिकुलर था, 1 लिख दिया। इसका मतलब पूछते हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये एसिड कैटलाइज्ड यूनिमोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, कैसे भी बोल लो, एसिड कैटलाइज्ड एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। बात समझ आ गई कि नहीं? ये एसिड कैटलाइज्ड है, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है और यूनिमोलिकुलर। समझ आया कि क्या बोला मैंने? ये बस ये मीनिंग भी पता है ना तुम्हें, तो भी काम चल जाएगा, अगर ये मीनिंग भी पता है तो। क्लियर हुआ कि नहीं ये? कनिष्क, यस ये सबको क्लियर हो गया है? यस हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, मतलब भी पता होगा तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें मैं लिख रहा हूं टोटल 8 मैकेनिज्म है, 8 मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं तुम्हें। पहला लिया मैंने एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड में एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर। इसके बाद एसिड कैटलाइज्ड में एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज एल, एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर। फिर बेस कैटलाइज्ड में, बेस कैटलाइज्ड में एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर। बेस कैटलाइज्ड में एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर। ऐसे ही 4 उसके हो जाएंगे बायोमोलिकुलर के। एसिड कैटलाइज्ड एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर, एसिड कैटलाइज्ड एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर, बेस कैटलाइज्ड एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर, बेस कैटलाइज्ड एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर। और वो मैंने तुम्हें बता दिया कि कब तुम्हें क्या मैकेनिज्म लगाना है। मैंने बता दिया, अगर एल्काइल पार्ट स्टेबल है, अगर ये वाला पार्ट स्टेबल है, बस तुम इसी पे ध्यान देना, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर ये पार्ट स्टेबल है, यानी ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बना रहा है और मोर स्टेबल, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना रहा है मोर स्टेबल, तो उस केस में तुम्हें क्या फॉलो करना है? अभी मैं तुम्हें ये हमें जो मैकेनिज्म पढ़ने हैं प्रैक्टिकली, जो पॉसिबल मैकेनिज्म है जो हमें पढ़ने हैं, सही ना, जो पॉसिबल मैकेनिज्म है और जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? वो है एक ही बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एक ही एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर, और एक पढ़ना है बेस कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, और एक पढ़ना है एसिड कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर। समझ गए कि नहीं? ये 4 मैकेनिज्म प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं जो हमें पढ़ने हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ना। समझ गए कि नहीं ये?
और जो बायोमोलिकुलर वाले हैं, जो बायोमोलिकुलर जिसमें एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो रहा है, जिसमें एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, ये आर पार्ट, आर डैश क्या होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन ना हो, ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन ना हो, इसमें भी यही होना चाहिए सेम। और जिसमें यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, आर डैश जो है टर्शियरी होना चाहिए कार्बोटाइन बनाए और मोर स्टेबल, टर्शियरी और मोर स्टेबल। समझ गए कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं कोई? वेदांत, वेदांत नहीं सर, क्लियर। क्लियर है? अब देख, अब मैं मैकेनिज्म लिख के दिखा रहा हूँ इसके मैकेनिज्म मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। पहले तो मैंने नाम नाम पढ़ना सिखा दिया, नाम पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछेंगे, ये भी पढ़ना आना चाहिए। और फिर तुम्हें बता दिया कि कौन सा मैकेनिज्म कहाँ लगेगा। 4 ही मैकेनिज्म पढ़ने हैं हमें, 4 मैकेनिज्म पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ेंगे बायोमोलिकुलर वाले, यानी बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, फिर एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। देखेंगे कैसे करना है मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर दोनों के दोनों बायोमोलिकुलर है। RCOR डैश बेस कैटलाइज्ड है तो NaOH डाला, और आंसर आ गया RCOONA प्लस R डैश OH प्लस R डैश OH। आंसर ये आ गया। अब इसका मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म जो है ना, इसके नाम में ही लिखा हुआ मैकेनिज्म, बेस कैटलाइज्ड है, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है बायोमोलिकुलर, बेस कैटलाइज्ड है, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर बोलते ही ना, देखो ध्यान देना, बायोमोलिकुलर बोलते ही यानी ए पहले स्टेप में ही मेरे को दोनों लेने हैं। कौन? बेस भी और एस्टर भी। ओ चांस ले लो, ओ चांस यानी NaOH, NaOH ले लिए। ये दोनों लेने हैं पहले स्टेप में, सही ना, पहले स्टेप में ही दोनों लेने हैं, और इसको लिखना है स्लो स्टेप। क्यों? क्योंकि जब बायोमोलिकुलर इसने बोल दिया तो मींस मेरे को रेट इज इक्वल टू क्या रखना है, के इंटू एस्टर, एस्टर यानी RCOR डैश इंटू OH, ये रखना है। इसलिए पहले स्टेप में दोनों होने चाहिए। मैकेनिज्म लिखना सीखा हुआ सबने काइनेटिक्स में, जिसको नहीं पता है वो एस्टर और OH को पहले स्टेप में लेगा, क्योंकि बायोमोलिकुलर लिखा है। जब भी बायोमोलिकुलर लिखा हो और बेस हो तो एस्टर और OH एक साथ, बायोमोलिकुलर लिखा हो और यहाँ एसिड हो तो एसिड और एस्टर एक साथ, बस ये ध्यान रखना। तो RCOR डैश प्लस OH डाला, दो स्टेप होगा। O इलेक्ट्रॉन, अब OH है तो O इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे O इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे ये अटैक कर देगा O माइनस OR डैश, OH, ये बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये बन गया यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब O नेगेटिव वापस इलेक्ट्रॉन देगा, R डैश O नेगेटिव बाहर, सही ना, R डैश O नेगेटिव बाहर, और क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, ये बनेगा RCOOH प्लस R डैश O नेगेटिव, फिर कर देना प्रोटॉन ट्रांसफर, खत्म काम। क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर तो होगा ही इन दोनों में, क्योंकि एसिड से ज्यादा स्टेबल उसका आयन होता है, इसलिए प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे। ये आ जाएगा RCOO नेगेटिव प्लस R डैश OH। देखो यही आंसर है, RCO नेगेटिव और R डैश OH। समझ आया मैकेनिज्म कि नहीं? ये समझ आ गया मैकेनिज्म कि नहीं? युविका, Yes, sir. क्लियर हुआ मैकेनिज्म कि नहीं? Yes, sir. देखो इसको ना, इसको पढ़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें ये वाली इस लेवल की और नहीं समझ आ रही ना, फिर तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आनी, इसको बस सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। मैंने बोला बेस कैटलाइज, बेस कैटलाइज बोला और बायोमोलिकुलर बोला, बेस कैटलाइज बोला और बायोमोलिकुलर, तो रेट में आएगा एस्टर, तो आना ही आना हर केस में, एस्टर हर केस में आना है। बायोमोलिकुलर बोल दिया ना, यानी बेस भी आएगा। अगर यहाँ बी की जगह ए होता जैसे ये, तो एस्टर तो आएगा ही आएगा, साथ में H प्लस भी आएगा। अगर यूनिमोलिकुलर होता तो सिर्फ एस्टर आता, तब O चाहे से H प्लस नहीं आएगा। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, 1 + 1 2 होता है, 1 और ये 1, 2 ऑर्डर है इसका।
तो इसलिए दोनों को पहले स्टेप में लेना और स्लो स्टेप लिख देना, दोनों को पहले स्टेप में लेना, एस्टर ओ चांस पहले स्टेप में और स्लो स्टेप लिख देना। फाइनल आंसर आपको पता ही है, एसिड और क्या बनना है, एल्कोहल। फाइनल आंसर आपको पता है कि एसिड और एल्कोहल बनना है। मैकेनिज्म लिखना आ गया होगा ये, मैं ऐसा मान रहा हूं। और इसमें जो आर पार्ट है, जो आर डैश पार्ट है, वो होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी, वो होना चाहिए प्राइमरी या सेकेंडरी, सही ना, वो प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल भी ले लूं इसका, मान लो मैंने ये ले लिया, अगर आंसर निकालना बहुत सिंपल है, देखो ये लिया डबल बॉन्ड ओ, और ये ले लेता हूं मैं O18 वाला। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर H2O चांस, H2O चांस, तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होगा? साक्षी, साक्षी, यस सर। साक्षी इतनी लेट एंट्री। देखो अब बेसिक मैंने सॉरी सारा सर। बता दिया इसका क्या है इसका। इसका दोबारा लेक्चर दोबारा चेक करना, तब समझ आएगा ढंग से। क्योंकि एस्टर के हाइड्रोलिसिस के 8 मैकेनिज्म होते हैं, उसमें से 4 मैकेनिज्म मैंने बताए हैं, इंट मैं स्टार्टिंग में दे चुका हूँ। H2O चांस है, देखो H2O चांस, तो इस केस में क्या होगा, ये अल्कोहल जो है प्राइमरी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है ना एक, इसलिए सिंपल यहाँ से क्लीवेज कर देंगे हम, सिंपल यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा और आंसर आ जाएगा उससे, ये बन जाएगा O नेगेटिव, ये बन जाएगा O नेगेटिव, और आंसर आ जाएगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, एक मिनट, ये आएगा, ये O नेगेटिव, और यहाँ से क्लीवेज किया है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा इसमें। और यहाँ समझ आ रहा है क्लीवेज कैसे कर रहे हैं, यहाँ से क्लीवेज कर रहे हैं, OH आयंस आना है, यहाँ पे आया OH, ये OH का H जो है इस O18 के पास चला जाएगा, OH का H कहाँ चला जाएगा, इस O नेगेटिव के पास, यहाँ पे। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। ये आ जाएगा इसमें, इस तरह से क्लीवेज करके। नेक्स्ट अगर मैं लेता हूँ इसमें, चलो एग्जांपल मैं बाद में लूंगा, तुम बाद में सोच के बताना इसको कि कौन सा मैकेनिज्म लगना है, बस ध्यान रखना। मैंने बोला अगर RCOO R' है, और ये R' जो है प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यानी ज्यादा स्टेबल नहीं है, उस केस में, उस केस में मैकेनिज्म जो लगेगा, या तो लगेगा बेस कैटालाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर, या लगेगा एसिड कैटालाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर, इन दोनों में से एक मैकेनिज्म लगेगा, ये इन दोनों में से एक मैकेनिज्म लगेगा। अब दूसरा मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एसिड कैटालाइज एक्साइल ऑक्सीजन क्लीवेज। सेकंड मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर, एसिड कैटालाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर, पढ़ना आना चाहिए इसको। अब देखो इसके अंदर भी क्या होगा, RCOR' है प्लस H2O। एक काम करो, इसको मैकेनिज्म को खुद लिख के देखो, यहाँ पे H प्लस आएगा। अब इसको लिख के देखो एक बार, इसको लिख के देखो जल्दी से एक बार, खुद ट्राई करो मैकेनिज्म।
हाँ ट्राई कर लिया मैकेनिज्म, देखो इधर वेदांत ट्राई किया मैकेनिज्म, देखो RCOOR डैश है, बाइमोलिकुलर है ना, बाइमोलिकुलर एस्टर तो आएगा ही, रेट क्या होगा इसमें K इंटू एस्टर इंटू H+, यानी एस्टर और H+ फर्स्ट स्टेप में जरूर होंगे, एस्टर और H+ फर्स्ट स्टेप में जरूर होंगे, और ये स्टेप स्लो होगा, ये स्लो है। अब इसमें O अपने लोन पेयर देगा यहां से, ये जो O है यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला O, ये लोन पेयर देगा अपने इस H+, ये लोन पेयर देगा तो ये आ जाएगा RCO प्लस H, ये आ गया। अब उसके अगले स्टेप में क्या होगा, यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अब इसमें क्या, अब कौन अटैक कर देगा, H2 अटैक कर देगा, सही ना, H2 अटैक करेगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, H2O का O इसको लोन पेयर दे देगा, सही ना, H2O का O इसको लोन पेयर दे देगा, तो ये चीज आ गई अब RCOH OR डैश, जब ये लोन पेयर देगा तो इस वाले O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए एक H+ लूज हो जाएगा, -H+ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। ये आने के बाद हमें तो बाहर निकालना है इसको, तो इसलिए एक H+ और डालना, एक H+ और डाल देंगे, या फिर ये सॉल्यूशन से भी मिल सकता है, तो ये जब हम डालेंगे H+ तो ये आएगा RCOH O पे प्लस H R डैश, इस वाले O ने लोन पे दिया है इस H+ को, नीचे OH, तो ये आ जाएगा यहां से फाइनली, ये इलेक्ट्रॉन प्लस लेके गया, बाहर हुआ, कोई भी एक लोन पेयर दे देगा इसको, और आंसर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O प्लस H और OH माइनस R डैश OH, माइनस R डैश OH, और फिर एक H+ और लूज होगा, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ पे, -H+ गिव्स RC डबल बॉन्ड O OH, ये फाइनल आंसर है, RCOH और R डैश OH, ये दो आंसर आ जाएंगे। ये बस ये पता होना चाहिए कि H+ है और एस्टर है, फिर तो जैसे तैसे तुम आंसर निकाल ही दोगे, लिखते जाओ, स्टेप मिलते जाएंगे आगे, स्टेप मिलते जाएंगे, इस पार्ट को अलग करना ही करना है, अगर बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म, बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म इस पार्ट को अलग करना ही करना, समझ आ गया कि नहीं है? अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ये दो मैकेनिज्म बता दिए मैंने, एक तो बेस कैटालाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एसिड कैटालाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। अब जो मैकेनिज्म है ना वो कौन से होंगे, अब होंगे दो मैकेनिज्म जो और हैं, वो है बेस कैटालाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, बेस कैटालाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, और एसिड कैटालाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, ये दो मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एसिड कैटालाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, दोनों यूनिमोलिकुलर वाले। इस केस में अब यूनिमोलिकुलर है ना, इसका मतलब RCOOR डैश जो है, इसका ये R डैश हाईली स्टेबल होना चाहिए, ये होना चाहिए टर्शरी और मोर स्टेबल कार्बोट है, और मोर स्टेबल कार्बोट है, ताकि क्लीवेज कहां से होगा, अब एल्काइल ऑक्सीजन है तो यहां से क्लीवेज होगा, यहां से क्लीवेज होगा, समझ गए कि नहीं है, यहां से क्लीवेज होगा, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन ये लेके जाए, तो ये मैकेनिज्म बताना है, बस ये याद रखना है, इसको अप्लाई करने के लिए R डैश जो है ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, टर्शरी और मोर स्टेबल कार्बोटाइन या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन होना चाहिए। तो इसका मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, इसका एक बार अभी हो नहीं पाएगा, तुम एक दोबारा एंट्री करो, एक बार दोबारा एंट्री करो, फिर बताता हूँ दोनों मैकेनिज्म, दोबारा एंट्री करने अभी